नमामि शारदे मेरे नादान परिंदों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई-लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक हैं आपके। अपने पढ़ाई के साथ-साथ अपनी हेल्थ का भी विशेष ख़्याल रखें। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो इंग्लिश ग्रामर का बैकबोन है। अगर बैकबोन टूट गई तो बंदा सीधा खड़ा नहीं हो सकता है। और वैसे अगर इस टॉपिक को नहीं समझा आप लोगों ने, तो सेंटेंस का मीनिंग धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाएगा। तो बच्चों, आज का टॉपिक है डिटरमाइनर्स। लोग सोचते हैं ये बोरिंग है, पर ट्रस्ट मी, आज हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे, वो भी पूरे स्वैग के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट्स क्लियर द कंफ्यूजन। आखिरकार ये डिटरमाइनर भला क्या है? देखो, नाउन एक वीआईपी इंसान है और डिटरमाइनर उसका इंट्रोडक्टरी म्यूजिक। ये नाउन से ठीक पहले आता है और हमें बताता है कि नाउन किस मूड में है। एग्जाम्पल देखो स्क्रीन पे। अगर मैं बस बोलूं बॉय, तो आप बोलेंगे सर दुनिया में तो 4 बिलियन लड़के हैं, किसकी बात कर रहे हो सर। लेकिन जैसे ही मैंने डिटरमाइनर लगाया तो गेम चेंज हो गया। आ बॉय का मतलब है कोई भी एक रैंडम लड़का। द बॉय का मतलब है वो स्पेसिफिक लड़का जिसने कल क्लास बंक की होगी, मतलब कोई स्पेसिफिक लड़का। अब मैं बोलता हूँ माई बॉय। माई बॉय का मतलब मेरा बेटा। मेरा बेटा मतलब पोजीशन मैंने दिखा दिया यहाँ पर। दिस बॉय डेमोन्स्ट्रेशन वाला है ये, मतलब मैं इशारा कर रहा हूँ अपनी उंगली से कि दिस बॉय ये वाला लड़का है। एवरी बॉय ये एक डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है कि हर एक लड़का। तो समझे आप, ये वर्ड्स डिटरमाइनर्स थे। ये नाउन की आइडेंटिटी को फिक्स करते हैं। अब एक अंदर की बात बताता हूँ जो पुराने बाबा जी टाइप की ग्रामर की बुक्स में मिलती थी। वहां इन्हें लिमिटिंग एडजेक्टिव कहा जाता था। क्यों भाई लिमिटिंग एडजेक्टिव क्यों कहा जाता था इन्हें? सोचो, मैंने बोला बुक्स, इसका मतलब है दुनिया की सारी किताबें, हैरी पॉटर से लेकर आर डी शर्मा तक। तो रेंज हो गई बहुत बड़ी। पर जैसे ही मैंने बोला दीज बुक्स, तो रेंज खटाक से छोटी हो गई। सिर्फ वही किताबें जो मेरे हाथ में है। डिटरमाइनर्स ने नाउन को उनकी औकात दिखा दी, आई मीन टू से उनकी रेंज लिमिट कर दी। ठीक है ना? इसलिए इसका नाम पड़ा लिमिटिंग एडजेक्टिव। लॉजिक समझ में आ गया होगा तो ठोको ताली। अब क्लास 10th वालों ध्यान से ध्यान दो। बोर्ड एग्जाम में कभी-कभी रीऑर्डरिंग के क्वेश्चंस आते हैं। वहाँ ये कॉन्सेप्ट जान बचाएगा आपकी। कंफ्यूजन होती है कि एडजेक्टिव और डिटरमाइनर में फ़र्क क्या है? तो सिंपल सा फंडा है। एडजेक्टिव जो होते हैं वो मेकअप करते हैं, वो क्वालिटी बताते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है या कोई नाउन है, वो गुड है, बैड है, रेड है, टॉल है। मतलब उसके स्पेसिफिकेशंस को बताते हैं कि वो कैसा है दिखने में, है ना? उसकी क्वालिटीज़ को बताते हैं। डिटरमाइनर्स जो होते हैं वो उसकी आइडेंटिफाई करते हैं, उसे इंडिकेट करते हैं। जैसे कि दिस, दैट, माय। और सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि एडजेक्टिव की डिग्री होती है, जैसे कि बिग, बिगर, बिगेस्ट। पर डिटरमाइनर्स की कोई डिग्री नहीं होती है। अब आप कॉपी पेन उठाओ और एक फ़ॉर्मूला लिखो। इसे हम बोलेंगे डीएजी फ़ॉर्मूला। डीए माफ़ कीजिएगा, डीएएन फ़ॉर्मूला। डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और नाउन। लाइन हमेशा ऐसे ही लगेगी, सबसे पहले डिटरमाइनर आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा और फिर नाउन आएगा। एग्जाम में जब जंबल वर्ड आएंगे तो सबसे पहले डिटरमाइनर को ढूंढना होगा, उसे सबसे आगे खड़ा कर देंगे। अब इमेजिन करो कि नाउन एक वीआईपी सुपरस्टार है, मान लो जैसे कि हमारा शाहरुख खान या सलमान खान। उसके आगे बॉडीगार्ड्स की 3 लेयर खड़ी होती हैं। ये 3 लेयर्स होती हैं प्री डिटरमाइनर्स, सेंट्रल डिटरमाइनर और पोस्ट डिटरमाइनर्स। और इनको हमें बारी बारी से पढ़ना है। अब समझते हैं कि प्री डिटरमाइनर्स क्या होते हैं। इन्हें हम गेट कीपर भी कह सकते हैं। ये वो वर्ड होते हैं जो आर्टिकल जैसे कि ए एन द या किसी पोजीशन माय योर्स, मतलब सेंट्रल डिटरमाइनर से पहले आते हैं। उन्हें हम बोलते हैं प्री डिटरमाइनर्स। अब देखो ये प्री डिटरमाइनर्स आखिरकार काम कैसे करते हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ द प्री डिटरमाइनर्स। कुछ होते हैं जैसे कुछ शब्द होते हैं जैसे कि डबल, ट्रिपल, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स। ये सारे वर्ड जो प्री डिटरमाइनर्स की तरह यूज किए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल बोलूं, आई वांट डबल द सैलरी। नोटिस कीजिएगा कि डबल जो आया है वो दा से पहले आया है, तो डबल हमारा प्री डिटरमाइनर हुआ। या हम बात करें फ्रैक्शंस की, हिस्सा की, जैसे कि हाफ, वन थर्ड,
है ना? तो ये भी हमारे एक प्री डिटरमाइनर की तरह यूज़ आते हैं, जैसे कि सी एट हाफ माई केक। अब हाफ जो आया है माई से पहले आया है। माई एक पोजीशन है जो कि सेंट्रल डिटरमाइनर की तरह काम करता है और हाफ जो है ये वर्ड आया प्री डिटरमाइनर की तरह। वैसे हम हाफ ऑफ माई केक भी बोल सकते हैं, पर हाफ माई केक भी ग्रामेटिकली करेक्ट है। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल और इंटेंसिफायर की, जैसे कि ऑल, बोथ, सच, व्हाट। इन सब के बाद में भी हमें किसी ना किसी डिटरमाइनर को यूज़ करना होता है। जैसे कि मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ आपको, ऑल दी बॉयज़ आर हियर। अब ऑल के बाद में हमने द का यूज़ किया। उसी तरह से मैं बोलता हूँ एक और सेंटेंस, बोथ बोथ दीज़ बुक्स आर माइन। तो बोथ के बाद में मैंने एक डेमोंस्ट्रेटिव डिटरमाइनर का यूज़ किया, दीज़ का। उसके बाद में मैं एक और सेंटेंस यूज़ कर सकता हूँ, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था। व्हाट के बाद में आर्टिकल हमने यूज़ किया ए। तो शायद आप समझ गए होंगे कि हम द ऑल स्टूडेंट्स क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि ऑल एक प्री डिटरमाइनर है और उसे लाइन में सबसे आगे खड़ा होना पड़ेगा। तो करेक्ट क्या होगा? ऑल द स्टूडेंट्स। उसी तरह से मैं माई बोथ हैंड कहना गलत होगा, मैं बोलूँगा बोथ माई हैंड्स। अब हम लोग पढ़ते हैं सेंट्रल डिटरमाइनर्स को, यानी ये एक कोर लेयर्स होती हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं सेंट्रल डिटरमाइनर्स को। ये सबसे मेन डिटरमाइनर है। एक नाउन फ्रेज में यूजली एक ही सेंट्रल डिटरमाइनर आ सकता है, जैसे कि हमारे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को हम सेंट्रल डिटरमाइनर के अंदर कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि ए एंड द। उसके बाद में हमारे आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव्स भी आपके सेंट्रल डिटरमाइनर्स के अंदर आते हैं और इनके पार्ट होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज। ये सभी सभी डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए काम आते हैं, इशारा करके किसी चीज को बताने के लिए, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज। पजेसिव्स की बात करें तो ये पजेशंस को शो करते हैं, माई, योर्स, उसका, मेरा, तुम्हारा, उनका। कुछ हमारे इंटेरोगेटिव्स होते हैं, वो भी हमारे सेंट्रल डिटरमाइनर्स की तरह एक्ट करते हैं, जैसे कि विच, हुज, व्हाट। अब वन एट अ टाइम रूल क्या होता है कि कभी भी सेंट्रल डिटरमाइनर्स एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। इनको एक दो सेंट्रल डिटरमाइनर्स को एक साथ यूज करना हमेशा गलत होगा। जैसे कि मैं बोलूं दी माई बुक। अब दी और माई दोनों सेंट्रल डिटरमाइनर हैं, दोनों एक साथ कभी यूज नहीं किए जाएंगे। आपको चूज करना पड़ेगा, या तो आप द बुक बोलो या माई बुक बोलो। अब हम लोग बात करते हैं पोस्ट डिटरमाइनर्स की। ये क्या चीज़ होते हैं? ये सेंट्रल डिटरमाइनर्स के बाद आते हैं और नाउन या एडजेक्टिव से ठीक पहले आते हैं। यूजुअली देखा जाता है यहाँ पर सारे के सारे नंबर्स या क्वांटिफायर्स यूज किए जाते हैं। अब इनके टाइप्स को हम समझ लेते हैं। अब इनमें सबसे पहला होता है कॉर्डिनल नंबर्स। कॉर्डिनल नंबर वो नंबर होते हैं जो गिनती बताते हैं, काउंटिंग बताते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5। ये सारे के सारे कार्डिनल नंबर्स होते हैं हमारे। उसके बाद में हमारे आते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स में ये आपको ऑर्डर बताते हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट। अब इसके अब हम लोग बात करते हैं कुछ क्वांटिफायर्स की, जैसे कि मैनी, फ्यू, लिटिल, सेवरल, मच। ये सारे के सारे पोस्ट डिटरमाइनर्स होते हैं और नाउन की क्वांटिटी को बताते हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात सुनिए। अगर सेंटेंस में दोनों यानी कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर एक साथ मिल जाए, यानी आपकी रैंक भी हो और काउंटिंग भी हो, एक साथ दोनों शब्द आ जाएं, तो आपको क्या करना होगा? तो रूल ये है कि पहले ऑर्डिनल यानी रैंक पहले आएगा और कार्डिनल नंबर यानी नंबर जो है वो बाद में जाएगा। जैसे कि मैं आपसे बोलता हूँ द फर्स्ट टू चैप्टर्स। अब यहाँ पर पहले रैंक आया है और टू बाद में आया है, यानी नंबर बाद में आया है। आप अगर आपने ऐसा बोला द टू फर्स्ट चैप्टर, तो आपके एग्जाम में नंबर कट गए। अब यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, हमारे इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म हुआ, चैप्टर स्टार्ट होते हैं। चैप्टर के पहले मेंबर को उठाते हैं, जैसे कि आर्टिकल्स को। हम जानते हैं कि हमारे तीन आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द।
आर्टिकल्स डिटरमाइनर की दुनिया के सबसे छोटे पर सबसे पावरफुल मेंबर्स हैं। इन्हें यूज़ करने में सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं। अब आर्टिकल्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसा कि पहला पार्ट है हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल्स। इसके अंदर हम 2 ए और एन दोनों को पढ़ते हैं और तीसरा आर्टिकल है हमारा द, यानी इसे हम डेफिनिट आर्टिकल के अंदर में पढ़ते हैं। बचपन में हमने जो रूल पढ़ा ए, ई, आई, ओ, यू वाला, यानी वॉवेल्स के साथ साथ में हम लोग एन का यूज़ करते हैं और बाकी सभी के साथ में हम लोग ए का यूज़ करते हैं। उसे अब भूल जाइए। अब हमारा रूल चलेगा साउंड सिस्टम से, आवाज़ यानी फोनेटिक साइंस से। अब नया रूल सीखो, शब्द बोलो, वर्ड बोलो और पहली आवाज़ अगर हिंदी के स्वर यानी छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ओ तक कोई भी आता है तो आपको एन लगाना है। अगर पहली आवाज़ का से लेकर ज्ञा तक कुछ भी आता है तो आपको ए लगाना है। चलो, चलो, चलो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं। जैसे कि पहला वर्ड है आवर, HOUR, या ऑनेस्टी, HONEST। अब ये दोनों वर्ड एच से स्टार्ट होते हैं लेकिन इनका साउंड हम लोग पढ़ते हैं आ पढ़ते हैं, इस वजह से आवर या ऑनेस्ट। तो इस वजह से इनके साथ में हमेशा एन यूज होता है। दूसरा वर्ड है यूनिवर्सिटी या यूनियन। अब यूनिवर्सिटी और यूनियन दोनों वर्ड्स यू से स्टार्ट होते हैं, यानी हिंदी में अगर इन्हें हम लिखेंगे तो या बनाएंगे और या पे छोटे ऊ बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे। तो यहाँ पर इनके साथ में आर्टिकल जो फिक्स होगा वो ए फिक्स होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं 1 रुपी कॉइन। 1 रुपी कॉइन में आप देखेंगे ये ओ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें इसके साथ में, क्योंकि ओ इनको अगर हम इसे हिंदी इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इसे हम वन पढ़ते हैं और वन में वाह का साउंड आता है और वाह एक कॉन्सोनेंट है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर ए का यूज़ ज़्यादा अच्छा होगा और करेक्ट होगा। अब एक वर्ड है, कुछ एब्रीविएशंस हैं जैसे कि MLA यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या FIR यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ओके, अगर यहाँ पर आपके से MLA पूछा जाएगा शॉर्ट फॉर्म में एब्रीविएशन में, तो आपको लिखा जाएगा, एम को लिखा जाएगा छोटी ए से एडी से और फिर माँ बनाया जाएगा एम। तो इस वजह से इसके साथ में यूज होगा NMLA। उसी तरह से लेकिन अगर इसका फुल फॉर्म पूरा लिखा जाए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो यहाँ पर इसके साथ में यूज होगा ए। ए मेम दैट मीन्स मैं कहना चाहता हूँ ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एन एमएलए। अब हम बात करते हैं एक और सबसे कंफ्यूजिंग की, ईयर। YEAR जो ईयर होता है उसे स्टार्टिंग में या से बनाया जाता है, या, है ना, या से आ, या से यज्ञ से बनाया जाता है, वाई ईयर, ईयर, YEAR ईयर। तो इसके साथ में आपका ए आएगा और EAR जो ईयर होता है उसके साथ में एन से स्टार्ट होगा क्योंकि वो छोटी ई से स्टार्ट होता है। तो आई होप आपको ये दोनों डाउटफुल चीजें जो होंगी वो क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम लोग बात करते हैं अब हम लोग बात करने जा रहे हैं आर्टिकल फैमिली के सबसे खास मेंबर की, मतलब दा की। वैसे तो ये एक डेफिनेट आर्टिकल होता है और स्पेसिफिक चीज़ों के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट की, यानी जो दुनिया में एक ही ऑब्जेक्ट हैं उनके लिए, जैसे कि द सन, द मून, द ताज। सेकंड मेंशन में, यानी जब कहानी में कोई दोबारा आए, आई सॉ अ मैन, द मैन वॉज सैड। अब यहाँ पर पहली बार अननोन था, दूसरी बार हमें पता था कि कौन सा आदमी। मतलब सेकंड मेंशन में हम लोग दा का यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्रीज में, यानी सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा दा का यूज होगा सुपरलेटिव डिग्री से जस्ट पहले। जैसे कि ही इज द बेस्ट स्टूडेंट, तो बेस्ट से पहले हमने दा का यूज किया। अब कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अगर बात कर रहे हैं हम लोग बजाने के लिए, स्किल्स की बात हो रही है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले हम लोग दा का यूज करेंगे। जैसे आई प्ले द पियानो, अब यहाँ पर पियानो से पहले दा का यूज किया गया है। पर अगर खरीदने की बात हो रही हो तो वहां पर हम दा नहीं ए को प्रेफरेंस देंगे।
वहाँ पर हम द पियानो का यूज़ नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ ज्योग्राफिकल लोकेशंस की। कुछ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशंस के साथ में द का यूज़ करने के कुछ रूल्स होते हैं। जैस जैसे कि पानी के बड़े सोर्सेज़ के साथ में द का यूज़ किया जाता है, जैसे कि द गंगा, द इंडियन ओशियन। माउंटेन रेंजेस के साथ में भी द का यूज़ किया जाता है, जैसे कि द हिमालयाज़, द एल्प्स। बट रीज़न एक यहाँ पर एक वार्निंग है, थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा कि अगर ये सिंगल पीक के आगे नहीं लगता है, जैसे कि द माउंट एवरेस्ट गलत होगा, सिर्फ माउंट एवरेस्ट सही होगा। ग्रुप ऑफ आइलैंड अगर आपके पास में आता है, तो जैसे कि द अंडमान निकोबार, तो वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज़ भी होती हैं, जैसे कि यूएसए, यूके, इन सभी यूएई, जो जिनके साथ में मोस्टली यूनियन लगा हुआ होता है, उनके साथ में हम द का यूज़ करते हैं। द रिपब्लिक ऑफ चाइना नॉर्म हम यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ नॉर्मल कंट्रीज़ हैं, जैसे कि इंडिया, जापान, इनके साथ में हम द का यूज़ नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट, अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने मिस्ट्री ऑफ ज़ीरो आर्टिकल्स की, यानी ऐसी जगह जहाँ पर हम कोई भी आर्टिकल्स को यूज़ नहीं करते हैं। एग्ज़ाम में अक्सर बच्चे ऐसी जगह पर आर्टिकल का यूज़ कर लेते हैं जहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होना था और अपने नंबर कटवा देते हैं। कुछ स्पेशल सिचुएशंस हैं, उनकी जगह पर मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि कुछ खास जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर उनका मकसद प्राइमरी पर्पस कुछ होता है, जैसे कि स्कूल। अब स्कूल का प्राइमरी पर्पस है पढ़ाई करना, हॉस्पिटल का प्राइमरी पर्पस है इलाज करवाना और जेल का प्राइमरी पर्पस है सजा काटना। बेड का प्राइमरी पर्पस है सोना। चर्च का प्राइमरी पर्पस है टेम्पल यानी पूजा पूजा करना, चर्च और टेम्पल का पूजा करना होता है। अब रूल क्या कहता है कि अगर कोई जगह अपने प्राइमरी पर्पस के लिए यूज़ की जा रही है, तो उस जगह पर हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम उस जगह पर एक विज़िटर बन कर के जा रहे हैं, किसी और काम के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग एक आर्टिकल का यूज़ करेंगे और वो ख़ास आर्टिकल है हमारा द। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बात करता हूँ स्कूल को, अगर मैं बोलता हूँ आई गो टू स्कूल एट 8 एएम, तो अंडरस्टैंडिंग है कि 8 बजे स्कूल जाऊँगा, मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। ओके। लेकिन सपोज दैट मेरे पापा या हमारे पेरेंट्स स्कूल में प्रिंसिपल सर से मीट करने के लिए जा रहे हैं, मिलने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर माय फादर वेंट टू द स्कूल यूज़ होगा, वहाँ पर आर्टिकल द आएगा। इसका सीधा सा रीज़न है कि पापा पढ़ने के लिए तो जाएंगे नहीं, है ना? तो शायद अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आई एम गोइंग टू द स्कूल क्यों नहीं आता है। उसी तरह से एक सेकंड ऑप्शन है, हमारा सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं हॉस्पिटल का। अगर मैं बोलूँ मेरे किसी दोस्त के साथ में मेरे किसी दोस्त का ट्रीटमेंट चल रहा है और मैं बोलूँ ही इज़ इन हॉस्पिटल, तो प्राइमरी पर्पस है कि वह बीमार होगा या उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो इस वजह से वो हॉस्पिटल में है। लेकिन अगर मेरा कोई दूसरा दोस्त या मैं विजिट करने के लिए उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता हूँ, तो मैं वर्ड यूज़ करूँगा आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी हिम। अब यहाँ पर मैं उससे मिलने के लिए गया, तो मैंने हॉस्पिटल से पहले द का यूज़ किया। अब ज़ीरो आर्टिकल्स को हम कई और जगह पर भी यूज़ करते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं खाना खाने के विषय में। अगर हम जर्नल केस में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। जैसे मैं अपने दोस्त से पूछता हूँ, हैव यू हैड ब्रेकफास्ट? तो यहाँ पर मैंने ब्रेकफास्ट से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया। लेकिन अगर सपोज़ दैट मुझे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बुलाया जाता है, सपोज़ दैट, और उनके द्वारा कोई शाही लंच की व्यवस्था की जाती है, तो मैं बोलूँगा द लंच होस्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर वाज़ ग्रैंड, मतलब ये एक खास लंच था, इस वजह से मैंने इसके पहले द का यूज़ किया। लेकिन अगर कभी ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर के साथ में कोई एडजेक्टिव यूज़ कर लिया जाता है, जैसे कि हेल्दी, नाइस, डिलीशियस, तो वहाँ पर उससे पहले हम एक आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं, जैसे कि आई हैड अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। अब हम बात करते हैं कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, यानी भाव की, इमोशंस की। जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ये सच्चाई है, यहाँ पर ऑनेस्टी से पहले द का यूज नहीं होगा, जीरो आर्टिकल आएगा। द ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय इज रेयर, यहाँ पर ऑनेस्टी को स्पेसिफाई किया गया है, स्पेशली किसी लड़के से जोड़ा गया है, तो यहाँ पर ऑनेस्टी के साथ में द का यूज हमारा करना सही होगा। बात करते हैं हम लोग मटेरियल नाउन्स की।
जनरल केसेस में मटेरियल के साथ में किसी भी मेटल के साथ में या किसी भी मटेरियल के साथ में हम लोग दा का यूज़ नहीं करते हैं या किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल के साथ में बोलता हूँ, गोल्ड इज़ एक्सपेंसिव मटेरियल। अब यहाँ पर हम गोल्ड के साथ में कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम गोल्ड को स्पेसिफ़ाई करते हैं, तो वहाँ पर आपका आर्टिकल दा का यूज़ होगा। जैसे कि मैं बोलता हूँ, द गोल्ड ऑफ कोलार इज़ प्योर। अब यहाँ पर मैंने कोलार के गोल्ड को मैंने स्पेसिफाई किया है। एक कोलार एक ऑरिजिन है और उस जगह से जो गोल्ड आता है वो सबसे शुद्ध है, मैं ऐसा बताना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर गोल्ड के साथ में दा का यूज़ किया है। कुछ लैंग्वेजेस और सब्जेक्ट के साथ में भी हम लोग आर्टिकल का सीन को समझते हैं। जैसे कि लैंग्वेजेस होती हैं, उनके साथ में हम लोग कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। फिजिक्स के साथ में जैसे कि कोई भी जर्नल सब्जेक्ट हो गया, उनके साथ में भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। इन जनरल सेंस हम समझते हैं कि किसी भी लैंग्वेज या सब्जेक्ट के साथ में हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। अब एग्ज़ामिनर आपको ट्रैप करेगा, आपको फँसाने की कोशिश करेगा। अगर उसने कहीं भी द इंग्लिश लिख दिया है एग्ज़ामिनर ने, तो समझ लेना कि वो लैंग्वेज या सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा है, वो किसी अंग्रेज की बात कर रहा है, वो किसी पर्सन की बात कर रहा है। इस वजह से कभी भी लैंग्वेज के साथ में द नहीं लगाना है, वरना उसका मतलब बदल जाएगा। उसी तरह से किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ में हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि राहुल इज़ माय फ्रेंड, तो मैं कभी भी द राहुल इज़ माय फ्रेंड नहीं बोलूँगा, ये हमेशा गलत होगा। दिल्ली इज़ बिग, तो मैं द दिल्ली इज़ बिग कभी नहीं बोलूँगा, ये हमेशा गलत होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ क्वांटिफायर्स की। क्वांटिफायर्स वो वर्ड्स होते हैं जो हमें बताते हैं क्वांटिटी के बारे में, कम या और ज़्यादा के लिए। अलग-अलग वर्ड्स हैं डिपेंडिंग ऑन द वेदर द नाउन इज़ काउंटेबल और अनकाउंटेबल, यानी नाउन को हम गिन सकते हैं या हम उसे नाप सकते हैं। बात करते हैं काउंटेबल नाउन्स की, वो नाउन्स जिनका हम प्लूरल बना सकते हैं, वो सारे नाउन्स काउंटेबल होते हैं। जैसे कि पेन, कार, आइडिया, प्रॉब्लम, स्टार, रुपीज़, लेटर, बोतल। ऐसे नाउन्स जिनका हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, जैसे वाटर, शुगर, नॉलेज, एडवाइस, फर्नीचर, मनी, हेयर, ट्रैफिक, इंफॉर्मेशन, इन सब का प्लूरल हम नहीं बना सकते हैं। ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में यूज़ किए जाते हैं। ध्यान देने बात ये ध्यान देने योग्य बात ये है कि इंफॉर्मेशन का कभी भी इंफॉर्मेशंस नहीं होता है और फर्नीचर का कभी भी फर्नीचर्स नहीं होता है। आपको एग्ज़ामिनर यहीं पर ट्रैप करेगा। न्यूज़ खुद में सिंगुलर होता है, इसका हम प्लूरल न्यूज़ेज़ नहीं बनाते हैं। बात करते हैं जैसे अब हम बात करते हैं कुछ ट्रिकी नाउन्स के ऊपर, जो देखने में हमें लगती हैं कि इन्हें काउंटेबल होंगी, बट ये अनकाउंटेबल होती हैं। जैसे कि मनी। मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है। हम मनी नहीं गिनते हैं, हम रुपए गिनते हैं, डॉलर गिनते हैं। बात करते हैं हम फर्नीचर पे। फर्नीचर भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। हम फर्नीचर नहीं गिनते हैं, हम चेयर गिनते हैं, टेबल गिनते हैं। स्टार एक काउंटेबल नाउन है। हम गिनते हैं 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। हम बोलते हैं अक्सर करके 5 स्टार। तो उम्मीद है कि आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा और कुछ ट्रिकी या एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट वर्ड्स के बारे में भी पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, लेस वर्सेस फ्यूअर का। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, हमेशा बच्चों को डाउट में रहता है और अक्सर करके बच्चों का गलत होता है। आप लोग हमेशा याद रखना कि फ्यूअर का यूज़ हमेशा 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 काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए होता है, क्योंकि फ्यू हमेशा आपको नंबर बताता है और लेस का यूज़ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ में होता है, क्योंकि ये क्वांटिटी को बताता है। जैसे मैं वर्ड बोलता हूँ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के साथ में फ्यूअर का यूज़ होगा, ना कि लेस का। लेस स्टूडेंट्स गलत होगा, क्योंकि स्टूडेंट एक काउंटेबल नाउन। जैसे कि शुगर, शुगर के साथ में हमेशा लेस का यूज़ करना करेक्ट होगा, प्योर शुगर हमेशा गलत होगा, क्योंकि शुगर एक अनकाउंटेबल नाउन है। बात करते हैं प्रॉब्लम्स।
प्रॉब्लम्स के साथ में हमेशा फ्यूअर का यूज़ होगा क्योंकि लेस प्रॉब्लम्स आपके हमेशा गलत जाएगा क्योंकि प्रॉब्लम्स को हम गिन सकते हैं। उसी तरह से ट्रैफ़िक, ट्रैफ़िक को हम अनकाउंटेबल ट्रीट करते हैं, इस वजह से लेस ट्रैफ़िक इज़ अ करेक्ट वर्ड, फ्यूअर ट्रैफ़िक हमेशा इनकरेक्ट होगा। अब हम बात करते हैं एक बेहतरीन से एक्सेप्शंस की। याद रखना टाइम, मनी और डिस्टेंस की जब भी हम बात करते हैं और इनके टोटल अमाउंट की हम बात करते हैं, तो हम लेस का यूज़ करते हैं, भले ही हमें नंबर दिखाई दे रहा हो। जैसे कि हम लोग बात करते हैं लेस देन 50 रुपीज़। अब 50 सिक्कों की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम वैल्यू की बात कर रहे हैं, अमाउंट की बात कर रहे हैं। जैसे मैं बोलता हूँ लेस देन 10 मिनट्स। अब यहाँ पर हम 10 मिनट्स में पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, इस वजह से हम लोग लेस का यूज़ करते हैं। अब लेस देन 5 माइल्स या 5 किलोमीटर डिस्टेंस को लेकर के हम बात करते हैं कि 5 किलोमीटर से कम डिस्टेंस है, लेस देन 5 किलोमीटर्स। अब लॉजिक ये है कि 5 माइल को हम 5 अलग-अलग माइल में या 5 अलग-अलग किलोमीटर में नहीं मानते हैं, बल्कि पूरी दूरी का एक टुकड़ा मानते हैं। इसलिए अनकाउंटेबल रूल लगता है यहाँ पर, अनकाउंटेबल नाउन का रूल लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं एक लिटिल फैमिली की और इसके 3 मेंबर होते हैं लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। ये तीनों अनकाउंटेबल नाउन के लिए हैं। इनका डिफरेंस साइकोलॉजिकल है और ये मूड पर डिपेंड करता है। लिटिल, लिटिल अपने आप में खुद में नेगेटिव है। इसका सेंस जाता है ना के बराबर। इसका मीनिंग बनता है हार्डली, एनी या नॉट इनफ, यानी बहुत मुश्किल से। और जब भी हम कभी इसका यूज़ करते हैं तो हमारी टोन जो होती है वो पेसिमिस्टिक रहती है या सैड रहती है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव लिटिल होप, इसका मतलब ये है कि मुझे उम्मीद नहीं है। अब देखना एग्जाम में इसके यूज होने के लिए कुछ नेगेटिव वर्ड्स आपको दिखेंगे जैसे कि सॉरी, कांट, फेल, ऐसे कुछ भी नेगेटिव वर्ड्स आपको नजर आते हैं और आपको ऑप्शन में लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल को चुनना हो तो आप लिटिल के साथ में जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग आ लिटिल की। ये पॉजिटिव होता है, इसका सेंस पॉजिटिव होता है और इसका मतलब होता है थोड़ा सा, सम, एटलीस्ट समथिंग। और इसकी टोन जो होती है थोड़ी सी ऑप्टिमिस्टिक होती है, हैप्पी होती है, आशावादी होती है। जैसे कि मैं बोलूं आई हैव अ लिटिल मनी, इसका मतलब है मेरे पास इतना पैसा है कि मेरा काम चल जाएगा। ध्यान रहे लिटिल खुद में नेगेटिव सेंस रखता है और आ लिटिल एक पॉजिटिव सेंस रखता है। अब हम बात करते हैं द लिटिल की। द लिटिल का जर्नल मीनिंग होता है जो कुछ बचा कुचा है वो सारा का सारा। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं नॉट मच बट ऑल ऑफ इट, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी के लिए। एग्जाम्पल के लिए मैं बोल सकता हूँ आई स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड, मतलब मेरे पास में जो कुछ भी थोड़ा बहुत पैसा था मैंने वो सारा का सारा खर्च कर दिया। इसका आपको हिंट्स कहाँ से मिलेगा? इसके लिए द लिटिल जहाँ पर आएगा उसके लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में आपको एक डिफाइनिंग क्लॉज ज़रूर मिलेगा। जैसे कि मेरे पास में जो कुछ भी था या जो कुछ भी बर्तन में था, दैट आई हैड, दैट वाज इन द पॉट, ऐसा कुछ ज़रूर आपको मिलेगा और समझ जाना कि ये द लिटिल यहाँ पर आएगा। द लिटिल की तरह एक और फैमिली है हमारी द फ्यू की फैमिली। इसके भी 3 मेंबर हैं, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। ये एग्जैक्टली सेम लॉजिक को फॉलो करता है बट काउंटेबल नाउन्स के लिए ओनली। लिटिल की तरह फ्यू भी हमारा नेगेटिव सेंस रखता है और इसका मीनिंग निकलता है ऑलमोस्ट नन, यानी ना के बराबर। जैसे कि मेरा एक दोस्त है, उसका एक भी फ्रेंड नहीं है, तो मैं बोलूंगा ही हैज फ्यू फ्रेंड, मतलब वो अकेला है, लोनली है। उसी तरह से मैं बात करता हूँ आ फ्यू की। आ फ्यू एक पॉजिटिव सेंस रखता है, इसका मतलब होता है सम। जैसे कि ही हैज़ अ फ्यू फ्रेंड्स, मतलब वह सोशल है, खुश है, उसके कुछ फ्रेंड्स हैं। अब मैं बात करता हूँ द फ्यू की। द फ्यू स्पेसिफिक ऑल के बारे में बात करता है, जो कुछ भी है सब कुछ, लेकिन कम मात्रा में। द स्मॉल नंबर दैट एग्जिस्ट। द फ्यू क्लॉथ्स ही हैड वर ओल्ड, उसके पास में जो कुछ भी थोड़े बहुत कपड़े हैं वो सारे के सारे पुराने हैं। जो थोड़े से कपड़े उसके पास थे वो सब के सब क्या थे? पुराने थे।
इन्हें ऐसे याद कर सकते हो जैसे कि लिटिल और फ्यू बिना ए के आए हैं तो ये नेगेटिव सेंस में रखेंगे और इनका मीनिंग भी कम होगा। आ लिटिल आ फ्यू थोड़ा सा बड़ा वर्ड है, ए के साथ में आए हैं और पॉजिटिव सेंस रखेंगे, मतलब कुछ तो है इनके पास। अब हम लोग बात करते हैं मच वर्सेस मैनी की। सिंपल रूल। अब बच्चे मच और मैनी में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं। याद रखना सिंपल सा रूल, अगर हम उंगलियों पे गिन सकते हैं उसे तो वहाँ पर हमारा मैनी आएगा, अदरवाइज अगर नहीं गिन सकते हैं तो वहाँ पर मच आएगा। जैसे कि मैनी बुक्स, मैनी डेज, लेकिन हम मच के साथ में यूज़ करते हैं मच वाटर, मच नॉइज। अब हम आते हैं दो ऐसे शब्दों के ऊपर जिनका हिंदी मीनिंग सेम होता है, मतलब पूरा, कंप्लीट, ऑल और होल पर। फर्क यहाँ मीनिंग का नहीं, स्ट्रक्चर का है। एक्चुअल में इसे मैं तो कहता हूँ सैंडविच रूल। क्यों कहता हूँ अभी मैं बताता हूँ। ध्यान रखना, जैसे कि अगर आप ऑल का यूज कर रहे हो तो उसके साथ में आर्टिकल द यूज होगा और वो भी ऑल के बाद में होगा। जैसे कि मैं बोलता हूँ ऑल द स्टूडेंट्स, लेकिन अगर मैं कहीं होल यूज कर रहा हूँ तो याद रखना होल के पहले आपका आर्टिकल द आएगा, द होल क्लास। तो आप लोग एग्जाम में द ऑल क्लास वॉज साइलेंट मत लिखना, आप लिखोगे ऑल द क्लास वॉज साइलेंट। उसी तरह से होल द क्लास भी गलत है, द को पहले फेंकना होगा आपको, द होल क्लास बोलना होगा आपको। अगर आप किसी प्रॉपर नाउन का नाम लेते हो जैसे कि इंडिया, तो उस जगह पर आप द होल इंडिया मत यूज करना, वहां पर बोलो द होल ऑफ इंडिया। लेकिन ऑल ऑफ इंडिया भी हो सकता है, सही है वो। अब हम बात करते हैं एक सबसे डिफरेंट टॉपिक की, किसकी? ईच एंड एवरी की। दोनों के बाद वर्ब सिंगुलर आती है, ये बात ध्यान रखना। ईच और एवरी दोनों हमेशा वर्ब सिंगुलर लेते हैं, माफ कीजिएगा नाउन सिंगुलर लेते हैं। जैसे कि ईच बॉय इज, एवरी बॉय इज। तो फर्क क्या है सर दोनों में? इमेजिन करो अगर मैं बोलूं सुबह सुबह असेंबली में कि एवरी स्टूडेंट मस्ट वियर यूनिफॉर्म, मेरा फोकस पूरी की पूरी भीड़ पर है, एक ग्रुप की तरह, जर्नल रूल है। लेकिन मैं बोलूं ईच स्टूडेंट रिसीव अ मेडल, इसका मतलब मेरा फोकस एक एक बच्चे पर अलग अलग है। मैं विजुलाइज कर रहा हूं कि एक बच्चा स्टेज पर आया और मेडल लिया, फिर दूसरा बच्चा आया, इंडिविजुअल फोकस है। मतलब अगर सेंटेंस में ऑलमोस्ट लगभग वर्ड आ जाए तो समझ लेना कि एवरी लगाना है। जैसे कि ऑलमोस्ट एवरी कार, तो ये आपका सही रहेगा। ध्यान रखना ऑलमोस्ट ईच अंग्रेजी में कभी होता ही नहीं है।